अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म का है। तो आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं और फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन है आइसोमर्स की, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन पे चलते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। यानी वो आपके पास कंपाउंड जिनमें इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, अगर दो से ज्यादा कंपाउंड हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एक जैसे हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजूहत क्या है कि उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो एटम्स की अरेंजमेंट चेंज है। इस वजह से वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। एक हाइपोथेटिकल एक कंपाउंड ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये ए बी सी डी और ई, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। अब मैं इस कंपाउंड को दो डिफरेंट अरेंजमेंट से अगर मैं अरेंज करना चाहूँ, तो एक तो पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि मैं इसको अरेंज करता हूँ इस तरीके से सी डी और ई, ठीक है, एक तो अरेंजमेंट मैं ये बना रहा हूँ। दूसरी एक और पॉसिबल अरेंजमेंट भी हो सकती है कि मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूँ कि ये ए, ये बी और ये सी, डी और ए, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो जब मैंने इन एटम्स को अरेंज किया तो उसमें क्या नंबर ऑफ एटम्स चेंज हुए, नंबर ऑफ जो नेम ऑफ एलिमेंट है क्या वो चेंज हुए। यानी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ चेंज है, बाकी जो एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसमें जो भी एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजूहत क्या है कि उन एटम्स की अरेंजमेंट चेंज है। इसलिए मैं इनको किसका नाम दूंगा कि ये आपके पास क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। द वे ऑफ एटम्स अरेंज इन द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, आइसोमर्स बनाते हैं। अब आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। तो आइसोमर्स आपके पास मुख्तलिफ इकसाम के हैं। वैसे तो दो क्लासिफिकेशन है मेन आपके पास, एक कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, और दूसरे आपके पास कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें मजीद आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह बन जाते हैं। तो आज जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें एटम्स कनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ तरतीब से, मुख्तलिफ ऑर्डर से, डिफरेंट ऑर्डर से। तो अगर आपके पास डिफरेंट बॉन्ड होंगे तो आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसी को स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स का नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन इनमें सबसे पहला आ जाता है चेन आइसोमर जिसको स्केलेटन आइसोमर्स कहते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनके एटम्स की अरेंजमेंट, कौन से एटम, वो तमाम कार्बन एटम जो चेन के अंदर मौजूद हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से स्केलेटन ये चेन आइसोमर्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिखे हुए मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन के अंदर अगर मैं आइसोमर देखना चाहूँ तो इसमें इन सब के अंदर जो है वो एक ही पॉसिबल आइसोमर बनता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास मीथेन में बनाना चाहूँ तो आपके पास एक कार्बन एटम जिसके चारों अतराफ में आपके पास हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से बॉन्डेड होंगे, तो एक ही आइसोमर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इथेन बनाना चाहूँ C2H6 जिसमें दोनों कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में अटैच होते हैं और चारों बाकी के जितने भी 6 हाइड्रोजन एटम है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसमें भी एक ही पॉसिबल आइसोमर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच करता तो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो भी चेन में ही इंक्लूड होना था, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोपेन बनाना चाहें जिनमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज होते हैं और बाकी के जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनको एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच भी करता तो वो टर्मिनल पर आता, और टर्मिनल वाला जो भी कार्बन है वो हमेशा किसमें इंक्लूड होता है, चेन के अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए ये भी आपके पास एक ही पॉसिबल आइसोमर बनता है। लेकिन जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, अब इसके अंदर आपके पास दो पॉसिबल आइसोमर बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं वो दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि लेट्स सपोज एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इन चारों कार्बन एटम को अरेंज कर दूं एक ही लाइन के अंदर, CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा आपके पास CH, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब इसको मैं नाम दूंगा तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज N ब्यूटेन, ठीक है। N क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब के सब कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं, कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है, तो ये आपके पास नॉर्मल चेन है, इसलिए इसको N ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम को ब्यूटेन कहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको अरेंज करता हूं एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर से, दैट इज CH3 CH CH3 और यहां भी लगा देते हैं CH3, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन गई। अब ये आपके पास कहलाता है दैट इज अ सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि सेकंड नंबर पर एटम मौजूद है दोनों टर्मिनल से, और सेकेंडरी कार्बन पर अगर आपके पास एक ब्रांच अटैच है तो उसको हम प्रीफिक्स देते हैं फिर आइसो। अभी भी टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ये कहलाएगा आपके पास आइसो ब्यूटेन,
ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने बने, 2 पॉसिबल आइसोमर। जब हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में आपके पास जो है वो 3 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। इसको अगर आप निकालना चाहें तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, दैट इज 2n-1, और n की जगह आप पुट करेंगे जो पिछले कंपाउंड के आइसोमर्स हैं उनकी तादाद। अब पिछले कंपाउंड में ब्यूटेन में हमारे पास कितने 2 आइसोमर बने, तो 2 × 2-1, 2 क्या आ जाएगा 4-1, आंसर क्या आएगा 3। तो इसका मतलब है कि पेंटेन में कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे 3। अब देखते हैं कैसे बनते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि लेट सपोज आपके पास पेंटेन में एक पॉसिबल आइसोमर है कि इन सबको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दूं, ये CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी। अब इसको हम नाम देंगे तो नाम इसका क्या कहलाएगा, दैट इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, तो ये नॉर्मल आपके पास कहलाएगा पेंटेन जिसमें कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। दूसरी इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये बन सकती है कि CH3, CH, CH2, CH3 और ये आ जाएगा CH3, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि एक कार्बन को मैंने सेकेंडरी कार्बन पर अटैच कर दिया। अब इसका नाम लेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज आइसो, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर एक ब्रांच अटैच है इस टर्मिनल से, तो आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 5 है, तो ये कहलाएगा आइसो पेंटेन, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये CH3, ये CH3, CH3 और ये भी हो गया CH3। अब यहाँ भी टोटल 5 कार्बन है लेकिन इसकी अरेंजमेंट चेंज है। अब यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बन पर ये 2 ब्रांचेस अटैच। अब अगर सेकेंडरी कार्बन पर 2 ब्रांचेस अटैच हो जाएंगी तो प्रीफिक्स आ जाएगा आइसो की जगह नियो, ठीक है। अभी भी टोटल कार्बन क्या है 5 है, तो दैट इज नियो पेंटेन। तो ये आपके पास 3 पॉसिबल आइसोमर बने, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में देख लेते हैं कि कितने पॉसिबल आइसोमर बनते हैं, इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं 2n-1 के फार्मूले से, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास है दैट इज 2n-1, ठीक है। अब यहाँ n की जगह नंबर ऑफ आइसोमर, पिछले कंपाउंड में हमारे पास कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर बने, तो n की जगह आप 3 पुट कर दो, जगह 2 × 3-1, 2 3 से क्या जाएगा 6-1, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो जाएंगे कितने, इसमें 5 आइसोमर बने। इसी तरीके से हेप्टेन की बात करेंगे तो इसमें भी ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n-1। पिछले कंपाउंड में आपके पास कितने आइसोमर बने थे 5, तो आप इसमें 5 पुट कर दें, तो 2 × 5-1, 2 5 से क्या जाएगा 10-1, आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास 9, इसमें 9 आइसोमर बनेंगे। अब ऑक्टेन की बात ही आती है तो ऑक्टेन में यहाँ ये फार्मूलेशन ट्रिक नहीं चलती। यहाँ फार्मूलेशन ट्रिक ये है कि देखो ऑक्टेन का फार्मूला क्या है, C8H18, तो इसमें पॉसिबल आइसोमर आपके पास कितने बनेंगे 18 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो जबकि नॉनेन की बात करें तो वही इसमें सेम फॉर्मुलेशन हम लोग यूज करेंगे 2n-1 वाली, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास पॉसिबल आइसोमर पिछले कंपाउंड में कितने बने थे 18 बने थे, तो यहाँ 2 × 18-1 ये जगह 36-1 ये देंगे 35, तो इसमें बनेंगे 35 आइसोमर्स। फिर जब हम डिकेन की बात करेंगे तो डिकेन जो है, अब इसमें भी हम यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि इसके नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की देख लो, यहाँ पर आपके पास 10 कार्बन है और 22 कितने हैं आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। इन सब को आप क्या कर लें प्लस कर लें, ठीक है, इन सब को आप क्या कर लें प्लस कर लें, तो ये आपके पास क्या बनेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पीछे आप लगा दें 7, ये आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो ये कहलाएंगे आपके पास 75 आइसोमर्स बनेंगे किसके अंदर, डिकेन के अंदर। तो ये है आपके पास चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो चेन के अंदर मुख्तलिफ हो जाती है, जिससे आपके पास ये पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास कहलाता है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में कार्बन स्केलेटन तो सेम होता है, ठीक है, यानी कार्बन एटम्स की तादाद सेम होती है, लेकिन पोजीशन जो है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, चाहे फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन आपको हर जगह पे डिफरेंट मिलेगी, तो वो कहलाते हैं आपके पास पोजीशन आइसोमर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए ब्यूटेनोल, दैट इज C4H9OH, ठीक है, ये ब्यूटेनोल है। अब इस ब्यूटेनोल में 2 पॉसिबल आइसोमर बना सकता हूँ, एक आपके पास ये है कि दैट इज CH3, ये आपके पास CH2, ये CH2, ठीक है, तीनों का आपके पास CH2 और यहाँ लगा दूं मैं OH, ठीक है। अब एक तो ये है कि आपके पास चूंकि इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये आपके पास चेन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है आपके पास, ये नंबरिंग आ जाएगी, इस पे 1, ये आपके पास 2, ये 3 और ये जगह 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है अगर इसको नाम दे तो नाम क्या कहलाएगा आपके पास 1 ब्यूटेनोल, क्योंकि
पहले नंबर पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मैं इसी ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप को मैं पहले की जगह जो है दूसरे कार्बन पर अटैच कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH, यहाँ मैंने अटैच कर दिया OH, ये आ जाएगा CH2 और ये जगह CH3। अब अगर इसको चेन सिलेक्ट करें तो ये आपके पास चेन हो जाएगी। ठीक है, अब आप नंबरिंग करें, नंबरिंग वहां से जहां से ब्रांच करी वो, यहाँ से तीसरे नंबर पे, यहाँ से दूसरे नंबर पे। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1, ये आपके पास 2, ये 3 और ये जगह 4। अब इसको नाम दें तो नाम क्या कहलाएगा, चूंकि ये आपके पास सेकंड कार्बन पर अटैच है तो इसको आप नाम देंगे दैट इज 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको कॉमन देंगे तो एन ब्यूटेनॉल कहलाएगा, इसको कॉमन नेम देंगे तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है ना। ये फंक्शनल ग्रुप पहले 1 पोजीशन पर अटैच था, अब यही फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर अटैच है। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो आइसोमर बन रहे हैं उसको पोजीशन आइसोमर्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से एक और आपके पास एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है दैट इज ब्यूटीन। ब्यूटीन यानी कि आपके पास एक एल्कीन है 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये चारों कार्बन एटम्स अरेंज करता हूं और जो डबल बॉन्ड है वो मैं पहली पोजीशन पर लगा देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पर। अब इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर स्टेबल करें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब इसको नाम देंगे तो आपके पास क्या लाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसको आप नाम देंगे तो क्या कहलाएगा आपके पास 1 ब्यूटीन। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनेगी कि मैंने इन चारों कार्बन एटम्स को अरेंज किया, ठीक है, और अब डबल बॉन्ड में सेकंड पोजीशन पर लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल करूँ तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास CH3, यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी आ जाएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर इस पे देखें तो यहाँ से आपके पास सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहाँ से भी सेकंड कार्बन नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। नंबरिंग लेट सपोज मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 और ये आपके पास 4। ठीक है, लेकिन अब जो इसका नाम हुआ वो नाम क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है दैट इज 2 और ये हो जाएगा आपके पास क्या ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन। ठीक है, तो अब देखें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड पहले नंबर पे था, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे। तो आपके पास पोजीशन चेंज होने की वजह से ये कहलाते हैं आपके पास क्या पोजीशन आइसोमर्स। अब आते हैं तीसरे ग्रुप के आइसोमर्स पे जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक फार्मूला लिखा हुआ है C2H6O। अब इसमें भी 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं C2H6O आपके पास एक फार्मूला है, इसमें पॉसिबल आइसोमर कितने बनते हैं कि लेट्स सपोज मैंने ये 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मैंने अरेंज कर दी, ईथर बन गया ये आपके पास। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगाए तो कितने बनेंगे आपके पास, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 लगेंगे आपके पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपके पास कितने लगेंगे 3, तो C2H6O बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसको ये आपके पास चूंकि सेंट्रल एटम आपके पास कार्बन है और सेंट्रल एटम कार्बन अगर आपके पास मौजूद और दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है तो वो आपके पास ईथर ग्रुप कहलाता है। अब ईथर है ये कौन सा आपके पास कहलाएगा दैट इज डाई मिथाइल और ईथर। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ईथर ग्रुप आ गया। इसी तरीके से एक पॉसिबल अरेंजमेंट इसके अंदर और आती है कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें अल्कोहल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, ये CH2 और ये हो गया आपके पास OH ग्रुप। ठीक है, तो C2H5 और O ग्रुप हो गया आपके पास C2H6O, C2H6 और O ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा हो गया अल्कोहल ग्रुप होगा। तो इसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया आपके पास अल्कोहल ग्रुप, ये हो गया आपके पास अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो एक में इसमें जो 2 पॉसिबल आइसोमर बने वो कौन सा बने, एक ईथर का बना और एक इथाइल अल्कोहल का बना। इसी तरीके से एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है C3H6O। आप C3H6O में आपके पास टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, मैंने ये तीनों कार्बन अटैच कर दिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ भी आपके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ भी आपके पास आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, तो ये जाएगा C3H6O। अब चूंकि ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ में अल्काइल रेडिकल अटैच है तो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। अब 3 कार्बन वाले कीटोन को नाम देते हैं क्या, प्रोपेनोन। ठीक है, और कॉमन नेम इसका क्या कहलाता है, एसीटोन। ठीक है, एक तो ये बन गया।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम जो है इसको 3 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास CH3, ये हो जाएगा आपके पास CH2, ठीक है। तो C3H6 और O बन गया। अब चूंकि ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा अल्डिहाइड का है, ठीक है। तो लेकिन कौन सा अल्डिहाइड होगा आपके पास 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, ठीक है। प्रोपीन अल्डिहाइड भी कहते हैं या फिर इसको आप नाम देते हैं किसका, प्रोपेनल का, दैट इज प्रोपेनल। तो Al जो है वो सुफिक्स है किसका, अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर एक अल्डिहाइड बना और यहाँ पर आपके पास क्या बना, कीटोन बना। तो इसमें दो पॉसिबल आइसोमर बन गया, एक अल्डिहाइड और दूसरा किसका, कीटोन का, ठीक है। लास्ट आपके पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपके पास वो तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो अमूमन तौर पर आपको जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, अल्काइल रेडिकल्स की। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहां अल्काइल रेडिकल्स की होती है तो वहां पर जो फॉर्मेशन होती है किसकी होती है, मेटामेरिज्म की होती है। अब मेटामेरिज्म में आप एग्जांपल जैसे कि आप दिया हुआ C4H10, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसमें दो ईथर कंपोनेंट बनाता हूं और दोनों के अंदर अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन एटम अटैच कर दिया, यहाँ पर दोनों तरफ में आपके पास कार्बन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन रेडिकल आ गया, दोनों तरफ में आपके पास कार्बन रेडिकल मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर आपके पास C3 लगा देता हूँ, दैट इज C3H7, ठीक है। और यहाँ लगा देता हूँ CH3, तो 2 कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी C2H5 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा देता हूँ C2H5। अब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग है, यहाँ पर 1 कार्बन और 7 कार्बन है, यहाँ 2 और 2 कार्बन है, ठीक है। तो दोनों आइसोमर्स के अंदर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप इसको अगर हम नाम देना चाहें तो नाम इसका क्या कहलाएगा, क्योंकि ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो पहले मिथाइल का नाम आएगा फिर प्रोपाइल का नाम आएगा, तो ये आपके पास कहलाता है मिथाइल, और ये हो जाएगा आपके पास प्रोपाइल, और फिर हो जाएगा आपके पास क्या, ईथर। इसी तरीके से यहाँ दोनों तरफ में आपके पास इथाइल ग्रुप मौजूद हैं, तो ये कहलाएगा आपके पास डाई, और ये जगह आपके पास इथाइल, और ये जगह ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मेटामेरिज्म जो है वो खत्म हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात।